हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBBकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो आपके आगामी परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि इतिहास में बहुत लोग को दिक्कत होती है समझने में, पढ़ने में, याद नहीं कर पाते हैं। आपको दोस्तों बता दें, इतिहास में 3 चीज़ें हैं। अगर आप 3 चीज़ें समझ जाओगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, आपको इतिहास अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला दोस्तों इतिहास में क्या होता है, तिथि होती है। अगर मान लीजिए कोई भी आप घटना याद कर रहे हैं तो किस तिथि को घटना घटित हुई थी, हमें ये जानना जरूरी होता है। तो पहला क्या हो जाता है, तिथि होता है। दूसरा नाम मतलब ये है कि वो जो घटना घटी थी, जिस तिथि को घटी थी, वो किसके बीच में घटी थी। बीच का मतलब ये हो गया उनका नाम क्या था जिनके मध्य ये घटना घटी थी। जैसे मान लीजिए कोई युद्ध हुआ था तो वो युद्ध कब हुआ था, इन्हीं तिथि हो गया। किसके बीच हुआ था, इन्हीं नाम हो गया। और तीसरा पॉइंट आता है कहाँ हुआ था। कहाँ का मतलब जगह का नाम हो जाएगा, यानी स्थान कौन सा हो जाएगा। किस स्थान पे वो घटना घटी थी, किस स्थान पे वो लड़ाई हुई थी और किस स्थान पे जो है वो आंदोलन हुआ था। इस टाइप के सवाल यहाँ बनते हैं। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें हैं जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप 3 चीज़ें इस्तेमाल करके इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं और लंबे टाइम तक से याद भी कर सकते हैं। इतिहास समझने का दोस्तों यही तरीका है। बहुत लोग बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन दोस्तों आपको मैं जो तरीका बताऊंगा, जिस प्रकार से समझाऊंगा, वो काफ़ी अलग होगा। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं इतिहास में, तिथि और नाम और जगह का नाम, यानी स्थान। ये 3 चीज़ लेकर चलेंगे हम लोग। इसमें से एक टॉपिक जो है, अगर एक पॉइंट आपका मिल जाए तब भी आप इतिहास को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ से कवर करते हैं। पहला प्रश्न है, चानुहोदड़ में मनके बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया जाता था। अब दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से सवाल पूछा गया है, तो उसमें सबसे पहला यहाँ पे देखिए एक स्थान है और जिसका नाम है चानुहोदड़। तो चानुहोदड़ क्या है, एक स्थान का नाम हो गया, ठीक है, जगह का नाम हमें मिल गया। अगर मैंने बताया था आपको कि अगर हमें एक चीज़ मिल जाती है, ठीक है, चाहे वो जगह मिल जाए, चाहे वो तिथि मिल जाए, चाहे वो जो है जो जिसके बीच में घटना घटी थी, अगर उनका नाम मिल जाए तब भी हम इतिहास को समझ सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमें मिल गया है यहाँ पे, जगह का नाम चानुहोदड़। इस चानुहोदड़ों में मनके बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया जाता था, यही हमें समझना है। ये सवाल जो है 2022 में 2023 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थान का नाम है जिसका नाम है चानुहोदड़, ठीक है। और यहाँ पे मनके बनाए जाते थे। मनके का मतलब मटका बनाते हैं, जो कुम्हार बनाते हैं मटका, वही कुम्हार मनका यहाँ पे बताया गया है। वो मनका सिंधु घाटी सभ्यता में किस पदार्थ के बनाए जाते थे, इसी सवाल का जवाब देना है। तो यहाँ पे देखिए आंसर में क्या लिख सकते हैं, मनके बनाने के लिए कॉर्नलियन, जिसे सुंदर लाल रंग कहा जाता है, सिलखड़ी या तांबा या कांसा या पक्की मिट्टी का बनाया जाता था। तो दोस्तों यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। पहला, जो मनके बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता था, चाहे कॉर्नलियन का प्रयोग किया जाता था जिसे सुंदर लाल रंग का कहते हैं, सिलखड़ी का प्रयोग, तांबा, कांसा या तो पक्की जो है मिट्टी जो होती है उसका प्रयोग करके मनके बनाए जाते थे। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, आप ऐसे आसानी से समझ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है प्रश्न में, सवाल यहाँ पे ये है कि हड़प्पा लिपि का वर्णन कीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो स्थल मिला था वो था हड़प्पा, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे स्थल हमें मिल गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है लिपि। लिपि का मतलब जो हमें साक्ष्य मिले हैं, जो लिखित साक्ष्य मिले हैं, उसके बारे में कही जा रही है। अब देखिए इसका आंसर कैसे हम लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, हड़प्पा निवासियों को लिखने की कला का ज्ञान था। तो पहला ही पॉइंट बहुत ही कमाल का लाइन मैंने लिखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से अलग अलग किताबों से छांट के मैंने यहाँ पे आंसर को बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है ताकि आप इसे समझ सको। हड़प्पा के जो निवासी थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उन लोगों को लिखने की कला का ज्ञान था, उनको लिखना आता था। जब वो लिखते थे, जैसे मान लो इस प्रकार से लिखते थे, इस प्रकार से वो लोग लिखते, ठीक है।
यहाँ पे जो लिखते थे, यहाँ पे लिखित सामग्री तो मिली है, लेकिन ये जो लिखे हैं इसका जो है इसको पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये लिखित वर्णन मिला है इसको पढ़ा नहीं जा सका है। वही चीज़ यहाँ पे आगे लिखा है। यहाँ पे लिखा है हड़प्पा निवासियों में लिखने की कला का ज्ञान था, उनको लिखने का ज्ञान था और जो भी वो लिखते थे वो भाव चित्रक होती थी, यानी जो लिखते थे उसमें कुछ भाव निकल कर आता था, कुछ ना कुछ जो चित्र बनाते थे उस चित्र में कुछ ना कुछ भाव निकलता था, कुछ ना कुछ संदेश निकलता था, वो चित्र क्या बताना चाह रहा है, तो भाव चित्रक थी। ठीक है, आगे यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी प्रत्येक चिन्ह एक शब्द की पहचान है। जो प्रत्येक शब्द लिखे जाते थे उसकी एक शब्द की अपनी अपनी पहचान होती थी, कहीं न कहीं वो जो लिखा जाता था वो अपने आप में एक पहचान होता था। ठीक है, आगे लिखा है लेकिन अभी तक इसी सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि मिली है उसे पढ़ा नहीं जा सका है। और इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यह लिपि प्रथम लाइन दाएं से बाएं लिखी जाती थी और द्वितीय लाइन बाएं से दाएं लिखी जाती थी। मैंने समझाने के लिए डायग्राम का प्रयोग किया है यहाँ पे, जैसे समझ सकते हैं। प्रथम लाइन जो लिखी जाती थी वो बाएं से, ये बायां है ये दायां है, तो प्रथम जो लाइन लिखी जाती थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी और जो दूसरी लाइन थी वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ये आपका बायां है और ये आपका दायां है, ये हो गया आपका लेफ्ट और ये हो गया राइट। तो जो पहली लाइन लिखी जाती थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी और जो दूसरी लाइन लिखी जाती थी वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। यही इस सेंटेंस में कहा गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। लोथल पुरा स्थल की खोज किस वर्ष और किसने की थी? मैंने आपको बताया था इतिहास को समझने के लिए आपको 2-3 शब्दों का सहारा लेना पड़ेगा। पहला देखिए, हमें लोथल मिल गया, यानी हमें स्थान का नाम मिल गया। ठीक है, स्थान का नाम मिल गया। अगला पॉइंट पूछा है कि किस वर्ष हुआ था, हमें क्या मिल गया, तिथि मिल गया, तिथि पूछा है। और पूछा है किसने की थी, यानी नाम भी मिल गया। ठीक है, तो इतिहास में 3 चीज़ें हैं, बस यही 3 चीज़ समझना है। स्थान का नाम क्या हो जाएगा, लोथल। इस लोथल की खोज किसके द्वारा की गई थी, एस.आर. राव के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, यानी तिथि का जब क्या हो जाएगा, 1955 में। तो 1955 में एक आपने बात सुना होगा, दिल बचपन का उम्र 55 का। तो दिल बचपन का उम्र 55 का किसका था, एस.आर. राव का था और ये जगह का नाम क्या था, लोथल था। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, लोथल कहाँ पे है, मतलब लोथल की खोज किसने की थी, एस.आर. राव ने की थी। कब की थी, 1955 में की थी। इस प्रकार से दोस्तों अगर आप याद करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। अलग अलग सेटों में हर साल पूछा जाता है किसी न किसी प्रकार से। मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या आपसे पूछ लेगा हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, हर साल पूछा जाता है, अलग अलग सेटों में पूछा जाता है, तो आप इसे ज़रूर तैयार करें। मैं तैयार करवा दूंगा अगर आप थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता स्थल का नाम मिल गया, जगह का नाम मिल गया। ठीक है, उसी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसी सभ्यता का दूसरा जो सबसे बड़ा स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पे एक मूवी बनी हुई है ऋतिक रोशन का, आपने इसे अगर नहीं देखा वो देख लीजिए। उसमें बहुत अच्छे तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो के स्थल के बारे में बताया गया है, कैसे वहाँ के लोग रहते थे, वहाँ की नगरीय जीवन कैसे होती थी, कैसी दिनचर्या होती थी, कैसे लोगों को व्यापार होता था, सब कुछ उसमें अच्छे से बताया गया है, आपको अच्छे समझ में आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, मोहनजोदड़ो के बारे में पूछे, चाहे हड़प्पा के बारे में पूछे, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछे, तीनों का आंसर एक ही होगा कि तीनों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और जो हड़प्पा सभ्यता ये पहला स्थल था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और दूसरा जो प्रमुख स्थल था वो था मोहनजोदड़ो, और इसीलिए मोहनजोदड़ो की खोज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आंसर लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। अगर एग्जाम में आप ऐसे लिखोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता,
है। इसके बाद एक डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, डायग्राम मैंने बनाया है। इस डायग्राम बनाने से फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहले फ़ायदा जान लीजिए, क्योंकि बिना फ़ायदा का कोई पढ़ेगा नहीं, बिना फ़ायदे के कोई कुछ करेगा नहीं। तो फ़ायदा जान लीजिए। सबसे पहला फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहला फ़ायदा ये हो दोस्तों, ये लिखने में आपको आसानी होगी और देखने में अच्छा लगेगा और आपको जो है इसमें पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात ये है, इसमें दूसरी पॉइंट ये हो जाएगी कि इससे आपका जो पेज है वो कवर हो जाएगा। पेज कवर होने का मतलब जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो 3 से 4 पेज में आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है। अब दोस्तों जो आप इस प्रकार से डायग्राम लिखोगे तो दूसरा पॉइंट इसमें यही होगा कि पेज आपका कवर होगा। देखिए देखने में अच्छा भी लगेगा, पेज भी कवर होगा और किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि आपने सिर्फ पेज भरा है, आपने लिखा है, डायग्राम के माध्यम से लिखा है। और जैसे ही डायग्राम एग्जामिनर देखेगा आपको इस पर तुरंत चेक करेगा और इस पर आपको डायग्राम पे ही 1 नंबर मिल जाएगा। सिर्फ डायग्राम पे 1 नंबर मिलेगा। सच्चाई बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि जो बोर्ड की कॉपी में जैसे कॉपी चेक करते हैं एग्जामिनर, वो तरीका बता रहा हूँ कैसे लोग देखकर चेक करते हैं, क्या देखते हैं कॉपी में, क्या देखकर आंसर देखकर नंबर देते हैं लोगों को, वो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। अगर आप समझ जाओगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रमुख विशेषताओं में क्या है। प्रमुख विशेषता में विशाल स्नानागार मिले हुए हैं, विशाल अन्नागार मिला हुआ है, विस्तृत सड़क निर्माण मिला हुआ है, जल निकासी की व्यवस्था अच्छी थी, दुर्ग और निचला शहर की व्यवस्था थी वहाँ पे, और इसके बाद एक नियोजित शहर था। अब दोस्तों मैं सिंपल तरीके से अगर आपको बताने की कोशिश करूँ तो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो अगर मैं एक शहर लेता हूँ, मान लो दिल्ली का बात करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, दिल्ली, ठीक है। अब दिल्ली के शहर को लेते हैं तो अगर मैं कहूँ कि दिल्ली की कुछ अच्छाई के बारे में बताइए, दिल्ली में कुछ खास क्या है, तो आप बताओ कि भारत की राजधानी दिल्ली में ये है वो है, इस प्रकार से आप उसका एक ही विशेषता बताओगे कि बताओगे कि हाँ दिल्ली में जो है कुतुब मीनार है, वहाँ पे जो है राजधानी है, बहुत लोग वहाँ पे आते हैं अपने जो है व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए, रहने के लिए, बहुत लोग पर्यटन के रूप में आते हैं। तो जो आप ये बताओगे वो क्या है, उसकी विशेषता है, ठीक है, उसकी कुछ पहचान बता रहे हैं। और पहचान ही क्या होती है, विशेषता होती है। ऐसे ही दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में क्या विशेषता थी, क्या पहचान थी, वही बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मिले हैं, बड़े बड़े नहाने के लिए तालाब जो होते हैं उस टाइप का मिला हुआ है। विशाल अन्नागार, बड़े बड़े जो है गोदाम मिले हुए हैं जिसमें अनाज ही भरे पड़े थे। तो ये इसकी खास बात थी, ठीक है, इसकी विशेषता थी कि उस सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार, अन्नागार मिला हुआ है, बड़े बड़े गोदाम मिलते थे जहाँ पूरा अन्न ही भरा होता था, खाने के लिए दिक्कत नहीं होती थी, स्नान करने के लिए क्योंकि नल वगैरह टिल्लू वगैरह तो था नहीं। अब उस टाइम पे जो है कुएं होते थे, बड़े बड़े पोखरा तालाब बनाए जाते थे जहाँ पे लोग स्नान करते थे। और तालाब जब बनता था तो तालाब में जाने के लिए वहाँ पे सीढ़ी भी बनी होती थी ताकि जाके अंदर जाके वहाँ पे नहा सकें। तो इस प्रकार से व्यवस्था होती थी, काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे एक वैज्ञानिक पद्धति पे जो है शहर को बसाया गया था, ऐसा देखा जाता है। वहाँ पे विस्तृत सड़क बने हुए थे, सड़कें जो बनी हुई थी अच्छे से, सड़क चारों तरफ बनी हुई थी, एकदम नगर की तरह जैसे सड़क बने होते हैं आज की डेट में जैसे सड़क बने होते हैं वैसे सड़क वहाँ पे बने हुए थे। जल निकासी की व्यवस्था थी। अगर मान लो ये रोड है, रोड के किनारे यहाँ पे घर बना हुआ है, तो यहाँ पे जो रोड किनारे घर बना हुआ है यहाँ पे एक लाइन बनी होती थी जिसमें अच्छे से नाली बनी होती थी जहाँ पे पानी की व्यवस्था हो और आसानी से नाली की जो है व्यवस्था अच्छे से हो, पक्की नाली होती थी ताकि पानी को जो है अच्छे से उसका जल निकासी बनाया जा सके। अब दोस्तों यहाँ पे इसके बाद जो होता था दुर्ग और निचला शहर होता था। एक शहर ऐसे होता था जो पहाड़ों पर बसा होता था और जो निचला होता था उसे घाटी में बसा होता था जिसे निचला शहर कहते थे। जो ऊपर होता था दुर्ग उसमें राजा महाराजा वो रहते थे। जो निचला शहर होता था उसमें जो है आम जनता लोग रहते थे, सैनिक लोग रहते थे ताकि जो है उस पूरे साम्राज्य का जो है संचालन किया जा सके, संरक्षण किया जा सके। इस प्रकार से व्यवस्था की गई थी। तो इन्हीं के बारे में हमें लिखना है, समझना है कि पॉइंट। आइए मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पे आप एक एक पॉइंट में क्या लिख सकते हैं। बस दोस्तों आपको समझना है, कहानी की तरह आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना है कि आगे इसमें क्या क्या आप ऐड कर सकते हैं, क्या क्या इसमें लिख सकते हैं। जैसे देखिए विशाल स्नानागार, तो विशाल स्नानागार का मतलब क्या होता है, बड़े बड़े वहाँ पे तालाब पोखरा टाइप के बनाए जाते थे और उसमें सीढ़ी बनी होती थी। जब लोग नहाने जाते थे तो वहाँ पे जो है उस सीढ़ी के माध्यम से जो है नहाने जाते हैं।
जैसे आज आप नदी किनारे जाओगे तो नदी किनारे क्या बने होते हैं, घाट बने होते हैं, वहाँ पे सीढ़ी के माध्यम से आप जाओगे नदी किनारे, नहा लोगे, फिर इसके बाद सीढ़ी के माध्यम से ऊपर चले आओगे। ऐसे ही यहाँ पे भी जो पोखरा, जो कुआं बना होता, जो तालाब बना होता था, उसमें सीढ़ी बनी होती थी और सीढ़ी के माध्यम से जाके वहाँ पे लोग नहाते थे, फिर सीढ़ी के माध्यम से ऊपर आते थे। यही व्यवस्था थी यहाँ पे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में एक विशाल स्नानागार भी प्राप्त है। स्नानागार के प्रत्येक ओर जल तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी। स्नानागार में पानी बाहर निकालने की उचित व्यवस्था की जाती थी। स्नानागार में जल समीप ही बने कुओं से आता था। स्नानागार के ऊपर छोटे छोटे कमरे बने होते थे जहां कपड़े बदलने के लिए प्रयोग किए जाते थे। दोस्तों एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आपको इतिहास को समझना है तो जैसे मैं लाइन पढ़ रहा हूं कि स्नानागार तक जो है प्रत्येक और जल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी, तो आपके दिमाग में तुरंत जो है एक वीडियो क्रिएट होना चाहिए और उस वीडियो के माध्यम से आपको समझने की कोशिश करना चाहिए कि सीढ़ी कैसे बनी होती थी और उसमें जो है जल निकासी तक पहुंचने के लिए और कैसे लोग वहां पे जाते थे, ताकि जो आसानी से आप समझ सको। जब मैं ये बातें बोल रहा हूं तो मेरे दिमाग में एक वीडियो क्रिएट हो रहा है और उसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तभी आप चीज़ें समझ पाओगे। अगर आप सिर्फ रट्टा मारोगे तो याद नहीं होगा और रट्टा मार के जो है आप 1 हफ्ते 2 दिन याद कर सकते हो, आप लंबे समय तक याद नहीं कर सकते हो। दोस्तों यही तरीका है सही तरीके से पढ़ने का। तो यहाँ पे क्या थी, पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी जल तक, और स्नानागार से जो है पानी बाहर निकालने की उचित व्यवस्था होती थी। जैसे मान लो तालाब है, तालाब में पानी भर देते थे। जब तालाब में पानी भर देते थे तो उसमें जो है पानी निकालने के लिए उचित व्यवस्था भी बनाई जाती थी, ताकि पानी जो है ख़राब जब हो जाए तो उस पानी को निकाला जा सके। और जो तालाब होता था वो बगल के जो कुआं होता था उसी कुओं से ही पानी आता था, उसी कुएं से पानी आता था और फिर इसके बाद अच्छी खासी जल निकासी भी बनी होती थी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो स्नानागार था उसके जल समय बने कुओं से आता था। स्नानागार था उसमें छोटे छोटे कमरे भी बने होते थे, ताकि जो है वहाँ पे लोग जो है अपना कपड़ा वगैरह बदल सके। तो कितनी अच्छी व्यवस्था थी, आप सोच सकते हैं कितनी अच्छी व्यवस्था वहाँ पे थी। अब दोस्तों बात करते हैं अगला पॉइंट। बस आप ऐसे समझते चलिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार का मतलब ये है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत अन्नागार है। यानी मोहनजोदड़ो में जो इमारतें मिली हैं उसमें सबसे विशाल कौन है, अन्नागार है, जहाँ पे अन्न भरे होते। अन्नागार है मतलब कि जहाँ पे अन्न जो है उसको रखा जाता था, ठीक है। जहाँ पे अन्न रखा जाता था उसी को जो कहते हैं अन्नागार, ठीक है। इस अन्नागार के आसपास से खाद्यान्न भरा जाता था। यह विशाल अन्नागार यह दर्शाता है कि मोहनजोदड़ो से अत्यधिक उपजाऊ भूमि भी क्षेत्र थे। मतलब ये है कि ये माना जाता है कि मोहनजोदड़ो में अच्छी खासी कृषि होती थी और वो कृषि से जो है लोग अनाज इकट्ठा करके जो है गोदाम में भरते थे और उसी गोदाम को अन्नागार कहा जाता था। बस इतना समझना है आपको, बस और कुछ नहीं है, इसमें खास नहीं है ज़्यादा। आगे देखते हैं विस्तृत सड़कों का निर्माण। विस्तृत सड़कों का निर्माण का मतलब ये है मोहनजोदड़ो में सड़कों का विस्तृत जाल बिछा हुआ था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में दे सकते थे, यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार से समकोण पर सड़कें काटती हैं, इस प्रकार से वहाँ पे सड़कें बनी हुई थी। आगे अगला पॉइंट ले सकते हैं, इसमें जल निकासी की व्यवस्था होती थी। देखिए दोस्तों ये बात ध्यान रखेंगे, डायग्राम के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश किया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और आप अगर आंसर ऐसे लिखोगे ना तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। डायग्राम का प्रयोग करना चाहिए, अगर कहीं मैपिंग की ज़रूरत हो तो मैपिंग का प्रयोग करना चाहिए, कहीं फिगर की ज़रूरत हो तो फिगर बनाना चाहिए। इससे नंबर पूरा मिलता है दोस्तों, मैथ की तरह पूरा नंबर मिलता है। यही मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ। अगर आप ऐसे आंसर प्रेजेंट करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसा आंसर कोई बताएगा नहीं, कहीं भी आप जाके देख लो, कोई बताएगा नहीं। सिर्फ कहानी की तरह किताब से आके नोट डाउन करके जो है आपको बता देंगे, ऐसे पढ़ के सुना देंगे, लेकिन कोई समझाने की कोशिश नहीं करेगा कि देखो ऐसे इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में सड़कों के किनारे पक्की ईंट से बनी और ढकी हुई नालियाँ होती थी। यहाँ पे देखिए एक सड़क बना हुआ है और सड़क किनारे एक पक्की नाली बनी हुई है, जिसमें से जो है ढका हुआ नाली दिखाई दे रहा है, जिसमें से ये दिखाई देता है कि कितनी स्वच्छता कितनी सफाई का भी ध्यान रखा जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। आप इस बात को इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी ज़्यादा विकसित
विकसित सभ्यता थी। आप इस प्रकार से अंदाज़ा लगा सकते हैं किस जो है यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। अगला पॉइंट है एक नियोजित शहर। सही बात है, नियोजित शहर है। हड़प्पा सभ्यता में एक नियोजित शहर बसा था। ये शहर 2 टीलों पर बना था। एक टीला ऊंचा किंतु छोटा होता था जिसे दुर्ग कहा जाता था, और निचला टीला निचला शहर कहलाता था। जैसे आप इस प्रकार से यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, निचला और दुर्ग शहर में जो पठारी क्षेत्र होता था, जो पहाड़ी क्षेत्र होता था, वो थोड़ा ऊंचे बनाया जाता था। ऊंचे पे दुर्ग होता था, और मैंने बताया था दुर्ग में शासक रहते थे, जो राजा होते थे वो शासक रहते थे, और निचले शहर में जो होता था वहाँ पे सेना और जो समाज के लोग वो रहते थे। और निचले शहर में सेना क्षेत्र इसलिए रहते थे ताकि जो है दुर्ग की सुरक्षा किया जा सके। राजा महाराजा तक पहुँचने के लिए किसी को पहले जो है सेना का सामना करना पड़े, इसीलिए दुर्ग ऊंचे पर बनाए जाते थे। राजा जो साम्राज्य का संचालन करने वाले थे वो हमेशा दुर्ग में रहते थे जो ऊंचाई पर बना होता था। तो दोस्तों मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया है, समझाने की कोशिश किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न मैंने यहाँ पे कवर किए थे और अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। आई होप आपको समझ में आया भी होगा। इसका टेलीग्राम पर मैं PDF भेज दूँगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूँगा जो पिछले वीडियो मैंने व्हाट्सएप नंबर बताया है, ताकि वहाँ से आप इसे अच्छे से रिविज़न कर सकें, पढ़ सकें और अच्छी खासी तैयारी कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।